नमस्कार दोस्तों, महाराजा कंपटीशन क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मित्र हुकम सिंह गुनावत करौली से। देखिए मित्रों, हमने राजस्थान का इतिहास और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये 2 क्लासें प्रारंभ की हैं। राजस्थान के इतिहास में 5 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, 5 क्लासें हो गई हैं, ये 6वीं क्लास है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो शाम को क्लास हमारी डलती है उसमें 5वीं क्लास डाली जाएगी। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। तो ध्यान लगाएं मित्रों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, यानी राजस्थान इतिहास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सभ्यता जो है ये क्या होती है, यानी सभ्यता क्या होती है ये जान लेते हैं। तो आइए समझते हैं। देखो, ये 3-4 शब्द हैं जिन्हें जानना जरूरी है। सभ्यता जानने से पहले सबसे पहला है, एक शब्द होता है मित्रों संस्कृति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कल्चर। इसके बाद में एक शब्द होता है हमारा सभ्यता, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिविलाइजेशन। इसके बाद में एक शब्द होता है हमारा कौन सा, संग्रहालय। संग्रहालय। और इसके बाद में एक और बिंदु आप जानिए तो वो हमारा होगा रेडियो। रेडियो कार्बन पद्धति। तो आइए जान लेते हैं इन चारों के बारे में। सबसे पहले ये सभ्यता पढ़ने से पहले संस्कृति, सभ्यता, संग्रहालय, रेडियो, कार्बन पद्धति, यानी इन चारों का मतलब क्या है, जो कि चारों ही शब्द इस राजस्थान की सभ्यता वाले चैप्टर से रिलेटिव हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृति क्या है। संस्कृति यानी कल्चर। तो दोस्तों, कल्चर का जो संबंध होता है वो वर्तमान से होता है, या तत्कालीन समय हम कह सकते हैं वर्तमान से। वर्तमान से इसका क्या होता है, संबंध होता है, यानी इसका संबंध होता है किस समय से, वर्तमान समय से संबंध होता है। वर्तमान समय का लोगों का जो रहन सहन, खान पान, रहन सहन, खान पान, चाल चलन, भाषा, लिपि, पढ़ाई लिखाई, ओढ़ना, पहनना, और भी बहुत सारी बातें हम इसमें बोल सकते हैं। तो लोगों का वर्तमान समय का रहन सहन, खान पान, चाल चलन, भाषा, लिपि, पढ़ाई लिखाई, ओढ़ना पहनना, खाना पीना, ये सारी चीजें मित्रों क्या कहलाती हैं, कल्चर कहलाती हैं, यानी संस्कृति के नाम से जानी जाती हैं। संस्कृति, अपनी संस्कृति में हमारे रहने का तौर तरीका, हमारे मकान घर बनाने का तरीका, ये सारी चीजें संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। लेकिन वो करंट समय यानी वर्तमान समय से अपना संबंध रखती हैं। आज के टाइम में जो कुछ हो रहा है, लोग जैसा पहनते हैं, जैसा खाते हैं, जैसे घर बनाते हैं रहने के लिए, वो सारा आज की क्या है, संस्कृति है। लेकिन याद रखना मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि संस्कृति को जानना क्यों जरूरी है। कोई भी संस्कृति जब अति प्राचीन हो जाती है, कोई भी संस्कृति जब क्या हो जाती है, प्राचीन हो जाती है, यानी संस्कृति जब क्या हो जाती है, अति प्राचीन हो जाती है, अति प्राचीन हो जाए तो वही संस्कृति मित्रों क्या बन जाती है, सभ्यता बन जाती है। यानी उस समय वो लोगों की संस्कृति भले ही रही होगी,
पर वर्तमान में उसे हम क्या कहेंगे, सिविलाइजेशन, यानी आप कहेंगे सभ्यता। उस जमाने में वो लोगों की क्या थी, संस्कृति थी। तो याद रखिएगा, जब संस्कृति अति प्राचीन हो जाए तो सभ्यता कहलाती है। और इस सभ्यता वाले चैप्टर में हम यही जानेंगे कि बहुत समय पहले यानी ईसा पूर्व के टाइम में लोगों का रहन सहन, खान पान, चाल चलन, बोली भाषा, उनकी लिपि, उनके यातायात के साधन, मनोरंजन के साधन, तो ये उनका क्या तरीका था, ढंग क्या था, क्या शैली थी, वो हम जानते हैं किसमें, सभ्यता में, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है आज के लिए, इसलिए उसे हम सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। अब दोस्तों, जो भी सभ्यता स्थल है, अधिकांशतः सभ्यताएं नदियों के किनारे हुई, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों को पानी की सबसे बड़ी समस्या आती थी। आज कहीं भी पहाड़ी पर निवास करने वाले लोगों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी अवेलेबल करा दिया जाता है। प्राचीन समय में लोग खेती करने, स्नान करने और अपने वस्त्र इत्यादि धोने, जानवरों को पानी पिलाने, इस वास्ते नदियों के किनारे निवास किया करते थे। और किन्हीं कारणों से, या तो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी महामारी के कारण उनकी बस्तियां उजड़ गईं, और वहां जो प्रमाण, जो अवशेष, वो जो बस्तियां थी, मिट्टी का आवरण चढ़ने से वो दब गईं। और वहाँ जो चीजें हमें आज अवेलेबल होती हैं, जो चीजें हमें वहाँ मिलती हैं, वही प्रमाण, वही साक्ष्य मित्रों सभ्यता स्थलों से प्राप्त प्रमाण कहलाते हैं। और उन्हीं प्रमाणों को, इस सभ्यता स्थलों से जो भी चीजें हमें मिलती हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आज हम जिन जगहों पर उन्हें सुरक्षित रखते हैं, वो सुरक्षित रखने की जगह क्या कहलाती है, संग्रहालय कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि सभ्यता स्थलों से प्राप्त अवशेषों को सुरक्षित रखने का स्थान, कैसा स्थान मित्रों, रखने वाला स्थान क्या कहलाएगा, संग्रहालय कहलाएगा। यानी संग्रहालय किसे कहा जाता है, याद रखिए, तो सभ्यता स्थलों से प्राप्त अवशेषों को सुरक्षित रखने वाला स्थान क्या कहलाता है, संग्रहालय कहलाता है। तो इस तरह ये हो गई संस्कृति, जिसका संबंध वर्तमान समय से है और वर्तमान समय से है। और यदि कोई संस्कृति अति प्राचीन हो जाए तो सभ्यता कहलाती है। और विभिन्न सभ्यता स्थलों से जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें जहाँ सुरक्षित रखा जाता है, वो संग्रहालय कहलाते हैं। अब बात आती है मित्रों, रेडियो कार्बन पद्धति क्या है। आइए जान लेते हैं रेडियो कार्बन पद्धति क्या है। तो देखिए, चौथा बिंदु जो हम जान रहे हैं, रेडियो कार्बन पद्धति, यानी नंबर 4, चौथा जो बिंदु है, रेडियो, ये हो जाएगा हमारा रेडियो कार्बन पद्धति। क्या होती है मित्रों रेडियो कार्बन पद्धति, समझिए। सबसे पहली बात, इस रेडियो कार्बन पद्धति को C14 या फिर हम कह सकते हैं कार्बन डेटिंग, C14 या कार्बन डेटिंग पद्धति के नाम से भी पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, रेडियो कार्बन पद्धति जो है, इसे C14 यानी कार्बन 14 और कार्बन डेटिंग पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगला बिंदु, रेडियो कार्बन पद्धति का कार्य क्या है मित्रों, क्या काम करती है ये पद्धति। तो ये किसी भी जो सभ्यता से प्राप्त हमारे अवशेष होते हैं, यानी सभ्यता से प्राप्त क्या अवशेष, प्राप्त जो अवशेष होते हैं, जो भी चीजें हमें कहीं से हासिल होती हैं, उन सभ्यता से प्राप्त जो अवशेष होते हैं, उनका क्या करती है, ये काल निर्धारित करती है। यानी काल
निर्धारण करती है, काल निर्धारण करती है, काल निर्धारण करने का काम किया करती है। तो दोस्तों रेडियो कार्बन पद्धति जो है, इस पद्धति का कार्य क्या है, सभ्यता से कोई भी सभ्यता हो सकती है, उसे प्राप्त अवशेष जो है, जो भी चीजें हासिल होती हैं, उनका काल निर्धारित करती है, यानी उनका समय बताती है कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। और मित्रों ये पद्धति जो है, ये देन किसकी है, किसकी देन है, तो दोस्तों ये एक व्यक्ति जिनका नाम है विलियर्ड, ये वैज्ञानिक पद्धति है जिनका नाम है विलियर्ड लिब्बी। क्या नाम है, विलियर्ड लिब्बी, यानी विलियर्ड लिब्बी की याद रखना मित्रों, ये देन मानी जाती है। कार्बन 14 या रेडियो कार्बन पद्धति विलियर्ड लिब्बी की क्या मानी जाती है, देन मानी जाती है। तो याद रखना मित्रों, ये काल निर्धारण करती है, ये पद्धति बताती है कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी, एक पेन, इस पेन को ही ले लेते हैं, इस तरह जो कि पेन है, ये पेन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया अपना क्या, पेन हो गया, और इस तरह से ये हो गया पेन। तो ये बताती है पद्धति कि कोई भी वस्तु, एक तरह से पेन क्या है, एक वस्तु है, वस्तु है, और कोई वस्तु जब अस्तित्व में रहती है, अस्तित्व में रहती है, तो उसमें कार्बन के यानी C12 समस्थानिक और C14 समस्थानिक होते हैं। लेकिन जैसे ही वस्तु धीरे धीरे जैसे ही विघटित होने के लिए जाती है, क्या होती है, विघटित, यानी विघटित होती है वस्तु, तो कार्बन 12 तो सेम रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या घटना प्रारंभ होती है। इनकी संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, घटना प्रारंभ हो जाती है, और इनकी जो संख्या घटती है, वो संख्या मित्रों घट करके, ये जो है कार्बन 12 जो आप देख रहे हैं, जब कोई वस्तु विघटित होती है तो ये संख्या समान रहती है, जो कि तो ही, लेकिन इस संख्या में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और ये संख्या ऐसा माना गया है कि 5730 वर्ष जब हो जाती है, तो ये संख्या घट करके कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, यानी आधी रह जाती है, घट करके और C7 रह जाती है। इसी के आधार पर हम काल निर्धारण करते हैं, और इसी में चेंजिंग होता है, इसीलिए इसका नाम भी कार्बन 14 या C14 रखा गया है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, इसलिए C12 इसका नाम नहीं रखा गया है। तो देखा जाता है, मान लीजिए एक वस्तु है, और ये मुझे कहीं से हासिल हुई है, विघटित हो रही है, तो इसको जब भी जांच किया जाएगा पद्धति से, तो इसमें C समस्थानिक 12 आया और C14 की जगह 7 आया, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये 14 की जगह 7 रहा है, तो ये 5730 वर्ष पुरानी हो चुकी है। इस आधार पर किसी भी सभ्यता का काल निर्धारित करने की जो पद्धति है, वही दोस्तों क्या कहलाती है, कार्बन 14 कहलाती है। तो ये मैंने आपसे बात की थी, सबसे पहले किसकी, सभ्यता की बात की। इसका संबंध होता है किससे, वर्तमान समय से होता है, वर्तमान समय से, यानी वर्तमान समय से ये अपना संबंध रखती है। दूसरा हमने बात की है संस्कृति, संस्कृति का संबंध होता है दोस्तों कैसे, वर्तमान समय से। अब हम बात करते हैं सभ्यता। सभ्यता जो होती है, वो सभ्यता का किसे कहते हैं, तो मैंने अभी बताया कि जब कोई भी संस्कृति, जब कोई भी क्या दोस्तों, संस्कृति क्या हो जाए, संस्कृति अति प्राचीन हो जाती है, संस्कृति अति क्या, प्राचीन हो जाए, संस्कृति अति प्राचीन हो जाए तो वो सभ्यता कहलाती है। और तीसरा हम जान रहे थे संग्रहालय, क्या होता है, संग्रहालय। तो मित्रों संग्रहालय क्या होता है, यानी जो भी अवशेष हमें हासिल होते हैं कहीं से, जो भी क्या अवशेष, उन अवशेषों को सुरक्षित रखने का स्थान क्या है, संग्रहालय कहलाता है। और फिर हम जान रहे C14 यानी रेडियो कार्बन पद्धति क्या है, तो ये किसी भी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों का काल निर्धारण करने की, यानी काल निर्धारण करने की क्या है,
एक पद्धति है। तो इस तरह 4 बिंदु है सभ्यता पढ़ने से पहले जानना बहुत जरूरी है। अब आइए हम राजस्थान की एक एक सभ्यता को लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता, यानी राजस्थान की जो सभ्यता है उन सभ्यता में मित्रों सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। तो आइए जानते हैं सबसे पहले नंबर 1 सभ्यता कौन सी, कालीबंगा सभ्यता। यह सभ्यता हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर होगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता देखें, एक चीज को नोट करते चलिएगा। कालीबंगा सभ्यता, बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि वीडियो साफ नहीं दिखता है, तो वो क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं आप। और जो भी चीजें समझ नहीं आती तो वो रिवर्स कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं मित्रों। आइए जानते हैं अच्छे से कालीबंगा सभ्यता के बारे में। एक एक बिंदु को जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो कालीबंगा जो शब्द है दोस्तों, कालीबंगा क्या शब्द, ये कालीबंगा जो शब्द है वो याद रखना सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी यानी कालीबंगा जो शब्द है वो किसका है, सिंधी भाषा का शब्द है कालीबंगा। और इस कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का दोस्तों शाब्दिक अर्थ अगर हम जाने तो कई बार एग्जाम में आ गया है, तो काली चूड़ियां, यानी काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, काले रंग की क्या चूड़ियां, ये कालीबंगा का शाब्दिक क्या होता है, अर्थ होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता जो कि कहाँ पर विकसित हुई, हनुमानगढ़ में। ये भी याद रखना है मित्रों, कहाँ की सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, तो हनुमानगढ़ की सभ्यता है। अच्छा, कालीबंगा शब्द के बारे में पहले जानिएगा, सिंधी भाषा का शब्द है। इस काली में काली और बंगा में सिंधी में चूड़ियां होता है। तो कालीबंगा, कुछ लोग इसे पंजाबी भाषा का भी बताते हैं, लेकिन याद रखें मित्रों सिंधी भाषा का शब्द है। और सिंधी और पंजाबी थोड़ा कई शब्द मेल भी खाते हैं। तो काली चूड़ियां ये शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का। इसके बाद में जानते हैं मित्रों कालीबंगा जो सभ्यता, याद रखिएगा जिसे हम पढ़ रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं, याद रखें ये स्वतंत्रता के भारत जब स्वतंत्र हुआ, यानी हमें जो आजादी मिली, स्वतंत्रता के बाद यानी हम कह सकते हैं 1947 के बाद की ये भारत की कैसी प्रथम सभ्यता मानी जाती है, प्रथम सभ्यता। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है, भारत की प्रथम सभ्यता नहीं, स्वतंत्रता के बाद में भारत की पहली सभ्यता है, तो आप उत्तर देंगे कालीबंगा सभ्यता। यानी स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, स्वतंत्रता के बाद की संपूर्ण भारत के रिफरेंस में हम बात कर रहे हैं। भारत की प्रथम सभ्यता मानी जाती है कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद में दोस्तों देखिए दशरथ शर्मा का नाम सुने होंगे, दशरथ शर्मा। तो इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इस सभ्यता के बारे में क्या कहा है, दशरथ शर्मा ने इस सभ्यता के बारे में कहा, याद रखिए क्या कहा है, इन्होंने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा या सिंधु घाटी कह लीजिए, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी जननी कहकर पुकारा है। यानी हड़प्पा सभ्यता की तीसरी क्या जननी किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने। तो एक बार देखिएगा कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं हम, कहाँ विकसित हुई, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा शब्द जो है इस सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है काले रंग की क्या चूड़ियां। और कालीबंगा शब्द स्वतंत्रता के बाद की, यानी 1947 के बाद की भारत की प्रथम सभ्यता मानी जाती है,
दशरथ शर्मा इतिहासकार कौन दोस्तों? दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी जननी कहकर पुकारा है। कौन सी जननी? तीसरी जननी। यही प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी जननी माना है, तो कालीबंगा सभ्यता को मित्रों माना है। अच्छा, इसके बाद में आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। देखिए, कालीबंगा जो सभ्यता है मित्रों, ध्यान लगाएं, तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम इस स्थान की जानकारी, सर्वप्रथम इस कालीबंगा स्थान की जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस स्थान की जो जानकारी देने वाला व्यक्ति था वो मित्रों वो थे कौन? एलपी टेसीटोरी। और ये दोस्तों एलपी टेसीटोरी जो हैं ये कहाँ के निवासी थे? तो ये मित्रों निवासी थे कहाँ के? इटली के निवासी थे। कहाँ के? इटली के निवासी थे। यानी इटली के निवासी एलपी टेसीटोरी, इन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की क्या दी? सर्वप्रथम जानकारी दी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी इन्होंने दी थी। और ये याद रखना मित्रों, ये 1887 से 1899 तक हमारे राजस्थान में कुछ पुरातात्विक अवशेष कलेक्ट करने के लिए आए थे। इतने से इतने टाइम रुके और इन्होंने हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर, बीकानेर है, बीकानेर के गंगा सिंह। अच्छा, बीकानेर जो है, इन स्थानों पर इन्होंने पुरातात्विक स्थल खोजने का काम किया। यानी पुरातात्विक वस्तुएं एकत्रित करने का काम किया और कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी इन्हीं ने दी। लेकिन इन्होंने कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं दी, इसीलिए इन्हें हम कालीबंगा सभ्यता जो है इसका जनक नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल पूछा जाता है कि कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो एलपी टेसीटोरी ने दी, जो कि इटली के थे। 1887 से 1899 तक राजस्थान में भ्रमण किए, राजस्थान में अवशेषों का कलेक्शन किया, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर इत्यादि स्थानों से किया। तो ये कालीबंगा का कोई प्रमाणिक तथ्य इनके पास नहीं था, इसीलिए इनको हम जनक नहीं मानते हैं। लेकिन जानकारी मित्रों सबसे पहले पूछे तो इन्हीं ने दी। तो आइए फिर इसकी किसने खोज की, क्या पोजीशन है, तो जान लेते हैं कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले क्या खोज। तो दोस्तों, जिन्होंने प्रमाणिक तथ्य दिए उनकी खोज को ही हम मुख्य मानेंगे। तो कालीबंगा के खोजकर्ता की अगर बात करें तो इसकी खोज 1900 कितने में हुई दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई है वो 1900 कितने में? 52 ईस्वी में हुई। 1900 कितने में? 52 ईस्वी में इसकी क्या मानी जाती है? खोज मानी जाती है। कालीबंगा की खोज 1952 में मानी जाती है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो हमारा जवाब होगा अमलानंद घोष। यानी इनके द्वारा कालीबंगा की क्या की गई? खोज की गई। कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। और खोज कब की गई है? तो आपका जवाब होगा कितने में? 1952 में, यानी स्वतंत्रता के बाद में खोजी गई पहली सभ्यता। अब सवाल बनता है मित्रों, उत्खनन का मतलब, खोज का मतलब होता है केवल पता लगाना, और उत्खनन बोले तो खोदकर अवशेषों को बाहर निकालना। तो इसका उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य माना जाता है। यानी 1961 से 1969 तक
इसका उत्खनन कार्य चला था। और याद रखना मित्रों, ये उत्खनन का काम एक ब्रजवासी लाल, कौन थे, ब्रजवासी लाल प्लस एक और व्यक्ति जिनका नाम था वालकृष्ण थापर। तो इनके द्वारा किया गया। याद रखें, खोजकर्ता पूछे तो अमलानंद घोष बताएंगे 1952 में खोज हुई। उत्खनन करता पूछे तो ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर 1961 से और 69 के मध्य में उत्खनन का कार्य चला। अब सवाल बनता है कि सभ्यता किस स्थान पर विकसित हुई। तो दोस्तों, स्थान अगर पूछा जाए तो वर्तमान हनुमानगढ़ आपको उत्तर देना है। यानी वर्तमान क्या, वर्तमान हनुमानगढ़ हमें क्या उत्तर देना है। अच्छा, इसके बाद में देखिए, ये जो सभ्यता है कौन सी, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो मित्रों, नदी की अगर बात आती है तो याद रखना वर्तमान नदी हो जाएगी यहाँ की, कौन सी, वर्तमान घग्गर नदी। वर्तमान कौन सी नदी, घग्गर नदी हो जाएगी, वर्तमान घग्गर नदी। जो कि प्राचीन हम बात करें तो प्राचीन एक नदी के पैंडे में या पेटे में बहती है। प्राचीन कौन सी नदी थी यहाँ, सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी। इसी को हम कहते हैं सोतर, लेटी हुई, या सरस्वती नदी, या मृत नदी, नट नदी इत्यादि नामों से जानते हैं। यह नदी प्राय लुप्त हो गई, वैदिक कालीन नदी थी, ऋग्वैदिक काल में उल्लेख है। और इसके स्थान पर वर्तमान घग्गर नदी बहती है। तो घग्गर के किनारे वर्तमान कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। अच्छा, इसकी खोज 1952 अमलानंद घोष, उत्खनन 1961 से 69 के मध्य ब्रजवासी लाल और वालकृष्ण थापर ने किया। कहाँ विकसित हुई, तो वर्तमान का हनुमानगढ़। अच्छा, नदी तो याद रखना वर्तमान की घग्गर नदी किनारे विकसित हुई। और प्राचीन वहां बहती थी सरस्वती, वो लुप्त हो गई, उसके स्थान पर बहती कौन सी, घग्गर। अब इसके बाद में ये जानते हैं कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इस सभ्यता से क्या क्या चीजें हमें हासिल हुई, क्या क्या कालीबंगा सभ्यता की विशेषता रही है। तो सबसे पहली बात तो कालीबंगा सभ्यता के कुछ उपनामों की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जा सकता है। कालीबंगा सभ्यता को हम किस किस नाम से भी पुकार सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि बिंदु को। सबसे पहली बात, कालीबंगा सभ्यता को हम प्राक हड़प्पा कालीन कहते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन के नाम से भी इसे हम पुकार सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता मित्रों जो है, इस सभ्यता को याद रखें, हड़प्पा कालीन भी आप कह सकते हैं। हड़प्पा कालीन मानी जाती है, हड़प्पा कालीन भी आप कहेंगे। इसी सभ्यता को याद रखिए, पश्य हड़प्पा कालीन भी हम कहेंगे। पश्य हड़प्पा कालीन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और मित्रों, इसी को दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की क्या कहा भी हम बता चुके हैं। हड़प्पा की तीसरी जननी कहा। इसी सभ्यता को याद रखना मित्रों, आप दीनहीनों की बस्ती कह सकते हैं, दीन, क्योंकि अधिकांश बस्तियां कच्ची थी। दीनहीनों की बस्ती कहलाती है कालीबंगा सभ्यता। और इसी सभ्यता को याद रखिएगा, हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। कांस्ययुगीन, कांसा धातु का इस्तेमाल होता, कांस्ययुगीन क्या सभ्यता भी हम कहेंगे, कांस्ययुगीन सभ्यता। और इसी सभ्यता को मित्रों हम दुर्गीकृत भी कह सकते हैं। दुर्गीकृत
तो इत्यादि नामों से हम इस सभ्यता को जान सकते हैं। आइए जानते हैं कालीबंगा सभ्यता के कुछ नाम। तो इसके क्या क्या उपनाम है। इसे हम प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते हैं, इसी को हम हड़प्पा कालीन, इसी को हम पश्य यानी प्राक हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, पश्य हड़प्पा कालीन, इसे हड़प्पा की तीसरी जननी जो कि दशरथ शर्मा ने कहा। इसे हम दीनहीनों की बस्ती कह सकते हैं क्योंकि अधिकांश गरीब लोग थे, कच्ची बस्तियां थी। काश युगीन सभ्यता कह सकते हैं क्योंकि कांसा धातु का इस्तेमाल ज्यादा था। और इसे दुर्गीकृत और दुर्गीकृत कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमें दो टीले मिले और एक में दुर्गनुमा नगर और एक में अदुर्गनुमा नगर मिला। तो इस तरह दोस्तों इत्यादि नामों से हम कालीबंगा सभ्यता को जानते हैं। इसके बाद में जो कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता में देखिए अब बात आती है कि कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या चीजें हासिल हुई, यानी क्या क्या इसकी विशेषता है। कालीबंगा सभ्यता की क्या विशेषता रही है या क्या अवशेष हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए। तो देखिए ये जो अवशेष है मित्रों, इन कालीबंगा सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए, कालीबंगा सभ्यता काफी बड़ी है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो कालीबंगा सभ्यता से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं इनको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में, कालीबंगा की एक और वीडियो डाली जाएगी उसमें डिटेल से, क्योंकि उन्हें विस्तार से बताना पड़ेगा, एक एक बिंदु को डिटेल से अगली वीडियो में हम डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।